हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमावत अपने कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, अपने जो पिछला वीडियो था उसमें अपने पार्ट 2 जो है उसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, उनमें से अपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला अपना जो चैप्टर है, अपना अलग जो टॉपिक आ रहा है अगला, वह है नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नीति निर्देशक तत्वों की। तो देखो, बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। सबसे पहले तो ये है क्या, किन्हें कहते हैं। देखो, अपने जो देश के संविधान निर्माता थे, अपने देश के जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में किनका निर्माण किया? नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया। मतलब जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का मतलब कि एक सरकार को क्या करना चाहिए, उसके दायित्व क्या होने चाहिए, उसके कार्य क्या होने चाहिए, इनके बारे में बताने के लिए किनका निर्माण किया गया या किनको लागू किया गया? नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया। अब यहाँ बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है इनका उल्लेख के कहाँ पर है। तो उल्लेख की बात करें तो इनका उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 और अपने अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इनका क्या है? उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण। देखो, अपने मूल अधिकार पढ़ा था, मूल अधिकारों का उल्लेख था भाग 3 में और अनुच्छेद थे 12 से लेकर 35, जबकि नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख है भाग 4 में और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51। मूल अधिकार थे अपने अमेरिका से और नीति निर्देशक तत्व है अपने आयरलैंड के संविधान से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो ये आता है कि इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखो, अपने जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है। अब इन नीति निर्देशक तत्व जो है इनको अपने 4 भागों में या 4 प्रकारों में या 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, अर्थात वो 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो, वो 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला तो आता है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। देखो, अपने नीति निर्देशक तत्व है इनको अपने 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है वो है अपने आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। अब देखो, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है, कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? वो अपने अनुच्छेद 36, 41, 42 और 43। ये जो अनुच्छेद है ना, इन अनुच्छेदों में आर्थिक सुरक्षा की बात कही गई है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सा सिंपल सा कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 39, 41, 42 और 43। दूसरा भाग आता है इसका सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। इनका उल्लेख है अपने अनुच्छेद 44, 45, 46, 47 व 48 के। 44, 45, 46, 47 व 48 के जो है वो किससे संबंधित है? सामाजिक सुरक्षा से। तीसरा आता है अपने पंचायती राज व प्राचीन
स्मारकों से संबंधित, स्मारकों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। पंचायती राज व प्राचीन स्मारकों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व इनका उल्लेख जो है वो अपने संविधान के आर्टिकल 40, 49 और 50 में है। 3 भाग हो गए। चौथा भाग जो आता है नीति निर्देशक तत्वों का वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित। इसमें अपने अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 51। देखो नीति निर्देशक तत्व जो है उनका उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब इनके कई बार नीति निर्देशक तत्वों के भाग या प्रकार कर सकते हैं। इनको अलग अलग भागों में बांट के अपने अध्ययन करते हैं। तो इनके भाग या प्रकारों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के कितने भाग या प्रकार है? 4 भाग या प्रकार है। पहला किससे संबंधित है? आर्थिक सुरक्षा से। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 36, 41, 42 और 43। ठीक है। दूसरी आती है अपनी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। सामाजिक सुरक्षा में 44, 45, 46, 47 और 48 कैब। और तीसरा अपने जो भाग आता है वो आता है अपने पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय से संबंधित। इसका उल्लेख जो है वो है अपने अनुच्छेद 40, 49 और 50 में। और चौथा भाग जो है वो है अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित। इसका उल्लेख जो है वो है अपने अनुच्छेद 51 में। अब देखो भैया, अब अपने मेन बात ये आती है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपको कोई पंक्ति दे दे कि इसका उल्लेख जो है, जैसे मान लो समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख कौन से नीति निर्देशक तत्व में, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने बात करते हैं इन नीति निर्देशक तत्वों की कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अनुच्छेद 36 की। देखो अनुच्छेद जो 36 है ये सॉरी अनुच्छेद 39, 36 नहीं सॉरी अनुच्छेद 39। देखो 36 है, इस 36 में तो अपने राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा कोई खास नहीं है। अनुच्छेद 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 है, उसमें ये कहा गया है कि ये अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। ये सॉरी हाँ अपरिवर्तनीय है। और 38 जो है, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 जो है इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना का उल्लेख है। 36, 37, 38 हो गए। अब मेन अपने जो आता है स्टार्टिंग वो है अपने अनुच्छेद कौन सा? 39। अनुच्छेद 39 में देखो क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39 में समान वेतन की बात कही गई है। समान वेतन कैसे? अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें सभी व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 41 की। दूसरा अपने अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 41 में देखो अपने बेरोजगारी, अपंगता, बुढ़ापा, ऐसी कंडीशन हो जाए आपके, से मान लो बेरोजगारी आ गई, कोई आपके जैसे अपंगता हो गई, बुढ़ापा आ गया या आपके कोई बीमारी वगैरह हो गई, तो ऐसी कंडीशन में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का उल्लेख है। सार्वजनिक सहायता या लोक सहायता प्राप्त करने, या अपनी भाषा में कह दें कि काम प्राप्त होने के अधिकार का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42। देखो अनुच्छेद 42 जो है इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो काम के यथोचित मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। काम की दशाओं का उल्लेख है इसमें, काम की दशाओं का। अनुच्छेद 42 जो है इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है वो काम के यथोचित मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। साथ ही साथ में
इसमें महिलाओं के लिए प्रसूतावस्था में भी कार्य नहीं करने का उल्लेख है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि महिलाओं के लिए प्रसूतावस्था में कार्य नहीं करने का उल्लेख संविधान के कौन से नीति निर्देशक तत्व में है या कौन से अनुच्छेद में तो है अनुच्छेद 42। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 जो है इसमें यह कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन व संगठन में श्रमिकों को क्या बनाएगा, भागीदार बनाएगा। भागीदार बनाने के लिए प्रयास करेगा। किनको? श्रमिकों को। श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रयास किया जाएगा और लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि राज्य जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में और उनके संगठन में वहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों को क्या करेगा, भागीदार बनाने के लिए प्रयास करेगा। साथ ही साथ लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के भी क्या किए जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 43। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता देखो अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। देखो जैसे अपने भारत देश है, इधर आपके पंजाब, इधर ही पंजाब आ गए, इधर आपके असम वगैरह है, इधर तमिलनाडु चेन्नई वगैरह ये आ गए। तो ऐसा नहीं है कि इधर की संहिता अलग है, इधर की अलग है, इधर की अलग है, नहीं। अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों पर, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, जन्म स्थान के हो, उन सभी के ऊपर एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। देखो अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 45। देखो आपकी दृष्टि से एक तो यह आर्टिकल, दूसरा ये दोनों ही आपकी दृष्टि से कक्षा 12 में देखें तो इनको कई बार पूछा हुआ है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 40, ये भी ठीक है। इसको भी पूछा हुआ है एक बार कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से नीति निर्देशक तत्वों में है या कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 और अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख जो है वो कौन से में है, 45 में। देखो अपने मूल अधिकार पढ़ा था, उस मूल अधिकार में भी मैंने एक आर्टिकल आपको बताया था जिसमें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। वो आर्टिकल कौन सा था, अपने अनुच्छेद 21 के। मतलब मूल अधिकारों में भी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है, मूल कर्तव्य में भी उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख है। अब बात करते हैं आर्टिकल अपने 45 तक हो गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बाद में आता है आपके 46। देखो अनुच्छेद 46 जो है इसमें यह कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रयास करेगा तथा शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। किनकी? पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्गों की उन्नति और शोषण से रक्षा का उल्लेख है इसमें। पिछड़े वर्गों की उन्नति और उनका जो सामाजिक आर्थिक जो शोषण होता है उस शोषण से भी रक्षा करने का क्या है, उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? 46 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है कि राज्य लोगों के सामाजिक जीवन को या राज्य जो है लोगों के सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने,
तथा मादक व नशीले पदार्थों पर रोक लगाने का कार्य करेगा। कहने का मतलब हो गया इसमें सामाजिक स्तर में वर्दी प्लस नशीले व मादक पदार्थों पर रोक लगाने का उल्लेख है। आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य जो है वो लोगों के सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों का जो सामाजिक स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा, उनको अच्छी चिकित्सा, उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आवास देने के लिए तब मादक व नशीले पदार्थ जो है जो मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो जानलेवा है, उनके ऊपर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 47 जो है इसी में अपने मिड डे मील का भी उल्लेख है। मिड डे मील जो अपने सरकारी स्कूलों में जो खाना मिलता है ना दोपहर के वक्त जो भोजन दिया जाता है, इसका उल्लेख भी कौन से आर्टिकल में है, 47 में। अब बात करते हैं 47 हो गया, आर्टिकल 48 के देखो 48 में पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है। देखो अनुच्छेद 48 के जो ये है वो ये कहता है कि राज्य पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा का क्या करेगा, प्रयास करेगा, अर्थात पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। जंगली जीव जंतु जो है वो इनकी रक्षा का भी क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और इसे अपने भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया अपने 48 के। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। देखो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, या कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों के गठन का या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। देखो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अपने भारत में तो देखो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था, नागौर जिले में एक गांव है जिसका नाम है बगदरी, यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, देखो पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका उल्लेख की बात करें तो अपने संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 जो है, इस अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अपने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा और 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हो गई, लागू हो गई। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में यह 1 जुलाई 1994 से लागू हुआ था पंचायती राज। देखो पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसमें 3 स्तर होते हैं अपने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये ग्राम पंचायतों के गठन, पंचायती राज व्यवस्था, इनका उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में। अब आगे की बात करते हैं अपनी, थोड़ा इधर से साफ कर लेते हैं। अनुच्छेद 40 अपने हो चुका है। देखो इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछते हैं, आपको कोई भी एक पंक्ति दे देंगे, जैसे मान लो पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, या मान लो आपको और कुछ दे दे, ठीक है, तो इनका उल्लेख के बारे में इनमें पूछा जाता है। अब अपने बात करते हैं अगले आर्टिकल की, ग्राम पंचायतों की हो गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 49। 40 अपने हो चुका है। देखो
अनुच्छेद 49 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 49 जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक प्लस ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का उल्लेख है। किसका? ऐतिहासिक स्मारक प्लस राष्ट्रीय इमारतों का या इमारतों के संरक्षण का उल्लेख है। ऐतिहासिक स्मारक व राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या ऐतिहासिक इमारतें जो है इनके संरक्षण से ये संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 49। देखो ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो जैसे अपने मान लो ताजमहल है, लाल किला है, अपने कोई गढ़ वगैरह है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, तो ऐसे जो किले वगैरह स्मारक वगैरह जो है इनका क्या करना चाहिए? राज्य सरकार का ये दायित्व है कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, इनको नुकसान न पहुंचाया जाए, इनको गंदा न होने दिया जाए, इनमें तोड़ फोड़ न की जाए। इस प्रकार का दायित्व का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 49 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 जो है इसमें देखो क्या है, इसमें अपने राज्य सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक तो कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका जो है इनके पृथक्करण का उल्लेख है। अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इन दोनों को अलग अलग किया गया है। देखो क्यों? कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की अपने बात करें तो अपने जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब किस में आते हैं? अपने कार्यपालिका में। ये हो गई न्यायपालिका। अब अगर इनको अलग अलग नहीं किया जाएगा तो ये न्यायपालिका जो है इसके ऊपर किसका दबदबा रहेगा? कार्यपालिका का दबदबा रहेगा। इस वजह से न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकती, स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है ताकि न्यायपालिका जो है वो पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। और अंतिम आर्टिकल आता है अपने अनुच्छेद 51। इसमें आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास करने पर बल दिया गया। अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। देखो कल परसों आपने पढ़ा था, उस समय मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए ही भारत सरकार ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, पंचशील के समझौते किए थे। वो किस लिए किए थे? ताकि आपस में क्या बनी रहे? आपसी शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, आपसी सुरक्षा की भावना बनी रहे। तो ये अपने कुछ अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में से देखो 4 भागों में इनको बांटा था और चारों में से अपने मेन जो अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों के में कौन कौन सी बातें कही गई है इनका अपने उल्लेख कर चुके। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस प्रकार से पूछते हैं। आपको जैसे मान लो कोई एक पंक्ति दे दी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा संहिता लागू करने का उल्लेख कौन से नीति निर्देशक तत्व में है या कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 45। या जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि ग्राम पंचायत व पंचायती राज के गठन से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? 40। या दे दे आपको जैसे मान लो कि भारत में रहने वाले सभी लोगों पर एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या लागू होगी। इसका उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44। तो ये थे अपने नीति निर्देशक तत्व। अब देखो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अपने जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, कई प्रयास किए गए। वो प्रयास कौन कौन से? एक बार मोटे मोटे तौर पे इनको देख लेते हैं। पहला प्रयास भारत सरकार ने जो किया था वो किया था अपने भूमि सुधार से संबंधित। अब देखो भूमि सुधार की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भूमि सुधार से संबंधित जो प्रयास है वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और दूसरी बात, इसका उल्लेख जो है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? संविधान की 9वीं अनुसूची में। ठीक है, पहला प्रयास भारत सरकार ने ये किया था। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था
प्लस स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया अपनाई। पंचायती राज व्यवस्था व स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया अपनाई। देखो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो कब से मनाता है, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? अपने जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले में एक गांव है बगदरी गांव, वहां से इसका उद्घाटन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन जो है, इस लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है वो कौन से संविधान संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसीलिए 24 अप्रैल को अपने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 76वां संविधान संशोधन जो है वो है शहरी स्वशासन से। ये अपने 76वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? शहरी स्वशासन से संबंधित है। यह लागू हुआ था जून 1994 से। तो 73वां संविधान संशोधन है, इसका उल्लेख जो है वो है संविधान की 11वीं अनुसूची में और 74वां संविधान संशोधन जो है इसका उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में। देखो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत ये ग्रामीण स्तर पर तो हो गया अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इधर अपने शहरी स्वशासन की बात करें तो शहरी स्वशासन में अपने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में और इसका है 76वें में 1993 में। ठीक है, ये आपने अगला प्रयास था। इसके बाद में पहला प्रयास भूमि सुधार से संबंधित किया था, दूसरा किया था पंचायती राज व्यवस्था से, तीसरा प्रयास भारत सरकार ने किया था, वो किया था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। भारत सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कौन सी योजना चलाई? पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की। देखो पंचवर्षीय योजना का मतलब हो गया कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। देखो पंचवर्षीय योजना जो है इनका प्रारंभ हुआ था 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी थी और 1951 से 56, दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक, तीसरी 61 से 66 तक। ऐसे वर्तमान समय में 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बन चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से लेके 2017 तक। और इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो है लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आगामी 5 वर्षों में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे इसकी योजना जो है इसका उल्लेख भी इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में अगली बात करते हैं कि भारत सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण पर भी बल दिया। जो कमजोर वर्ग के लोग थे उन कमजोर वर्गों के कल्याण पर भी बल दिया। कमजोर वर्गों का मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य इनमें छूट दी ताकि उनके जीवन स्तर में क्या हो सके? वृद्धि हो सके। अगली बात करते हैं, अपने 4 पॉइंट हो चुके। 5वां आता है अपने सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में देखो वृद्धावस्था पेंशन हो गई अपनी, स्वास्थ्य बीमा हो गया अपने, नरेगा जैसी योजनाएं हैं वो सब जो है वो किस में आएगी? सामाजिक सुरक्षा में। देखो भारत सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत में सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना, देखो जैसे वर्तमान समय में अपने घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं जो काफ़ी ऐसा है कमज़ोर है, उनको 750 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी को 500 रुपये, इस प्रकार से सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। इसी के साथ साथ में उनका स्वास्थ्य बीमा भी करवाया जा रहा है, किसी का 3 लाख का, किसी का 5 लाख का, वो फायदा मिल रहा है। प्लस लोगों के सामाजिक जीवन स्तर में सुधार करने के लिए या उनकी आय में वृद्धि करने के लिए
या उनकी आजीविका चलाने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है नरेगा। वर्तमान समय में इसको मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और यह योजना लागू कब हुई थी? 2005 में। 5 में यह अधिनियम बना था। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास है। इसके बाद में अगला प्रयास भारत सरकार ने जो किया था वो किया था बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े उद्योग कौन से? देखो, जितने बड़े उद्योग थे उन बड़े उद्योगों का बैंकों के साथ में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। बड़े उद्योगों की बात करते हैं, जैसे खान उद्योग है, कोयला उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है, अपनी परिवहन उद्योग है। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं, इन उद्योगों का बैंकों के साथ में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे प्रयास है जो भारत सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ किए गए। अब देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन कई बार और पूछ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो है उनमें किस प्रकार का संबंध है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब एक पॉइंट और रह गया अपने इसमें, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर? कई बार इन दोनों में क्या पूछ लेते हैं? अंतर पूछ लेते हैं। तो देखो, अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो हो गया कि मूल अधिकार जो है वो क्या है? न्यायालय में वाद योग्य है, अर्थात इन पे बहस की जा सकती है, जबकि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। दूसरा अंतर, मूल अधिकार जो है वो क्या है? कानूनी अधिकार है, अर्थात अगर इनका हनन होता है तो हम कानून से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जबकि ये कानूनी अधिकार नहीं है, ये तो क्या है? एक समाज के लिए या समाज के लिए एक क्या है? नैतिक बंधन है। समाज के नैतिक बंधन है जिनका समाज का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात शुरू, मूल अधिकार जो है वो किस प्रकार के अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार है, अर्थात ये व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो ये था अपने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर। तो अपने नीति निर्देशक तत्व हो चुके हैं। अनुच्छेद कौन से में? 36 से 51 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में इनका उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा संबंधी, पंचायती राज, प्राचीन स्मारकता, न्याय संबंधी और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी। कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन से बात कही गई है ये सब अपने देख चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए ये मोटे मोटे प्रयास आपको बता चुका हूं। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है वो अंतर अपने देख चुके। तो ये था बच्चों आज अपने नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे अपने मूल कर्तव्य। ठीक है, ओके बच्चों।